बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपनी बुक इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी पार्ट 1 शेर मोहम्मद चौधरी की बुक से चैप्टर नंबर 13 टाइम सीरीज़ एनालिसिस पढ़ेंगे। और आज हम लोगों का फोर्थ यहाँ पर मेथड है, द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। हम लोगों ने द एनालिसिस ऑफ सर्कुलर ट्रेंड जो पढ़ा था, हम लोगों ने उसके फर्स्ट 3 मेथड्स डिस्कस कर लिए हैं। अब आज इसका लास्ट मेथड है द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, जिसकी आपके पास स्टेटमेंट है अ ट्रेंड लाइन विच कैन बी डिस्क्राइब बाय अ मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। कि आपके पास एक ट्रेंड लाइन जो कि डिस्क्राइब की जाए मैथमेटिकल इक्वेशन जिसकी स्ट्रेट लाइन हो, जो हम लोग के पास होती है y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, वो आपके पास स्ट्रेट लाइन हो, पैराबोला यानी कि सेकंड डिग्री कर्व हो, या फिर आपके पास एक्सपोनेंशियल कर्व हो, तो हम इसको यूज़ करते हैं मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर में बाय लेटिंग टाइम टू बी इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जिसमें आपके पास अगर टाइम है तो वो आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, टाइम आप कह लें, या फिर कोई भी वेरिएबल जो आपके पास राइट हैंड साइड पर आएगा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। The equation of the least square linear trend would be कि अगर आपके पास इक्वेशन हो लीस्ट स्क्वायर की, उसमें आपके पास लीनियर ट्रेंड की कौन सी फॉर्म होती है, जो कि है वाई टी हैट इज इक्वल टू ए प्लस बी टी। यहाँ पर जो टी है वो आपके पास यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि है टाइम के अकॉर्डिंग, और जो वाई है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, और ए और बी आपके पास कांस्टेंट है। अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं बाय नॉर्मल इक्वेशंस के अकॉर्डिंग, तो आपके पास 2 इक्वेशंस बन जाएंगी। नंबर 1 इज़ समीशन y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समीशन टी, और सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी समीशन टी वाई इज इक्वल टू ए समीशन टी प्लस बी समीशन टी स्क्वायर। यहाँ तक जो है द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर की एक्सप्लेनेशन वो कंप्लीट हो गई है कि हमारे पास मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर इक्वेशन होता कैसे है। नेक्स्ट है इसकी एग्जाम्पल कि लेट सपोज when the number of years is odd, the middle year is taken as 0, and when the number of years is even, x is equals to 0 is taken at middle of two middle years। सबसे पहले अगर आपके पास ईयर्स आते हैं ऑड फॉर्म में मतलब कि आपके पास जैसे यहाँ पर लिख दिए मैंने, ईयर्स हैं ऑड यानी कि 1 3 5 7 9, ये आपके पास 5 ईयर्स हैं, तो ये ऑड सीरीज़ है। तो आपने जो मिड की वैल्यू है उसको हमेशा 0 कंसीडर करना है, जैसा कि मैंने यहाँ पर किया। उससे ऊपर वाली वैल्यूज़ हो जाएंगी कोडेड एक्स में -1 -2, और नीचे वाली हो जाएंगी 1 2 एंड 3 एंड सो ऑन, जितनी भी आपके पास ईयर्स की वैल्यूज़ होंगी। लेकिन अगर आपके पास ईयर्स जो हैं वो इवन है, जैसा कि यहाँ पर वो 6 में है, यानी कि 2 4 6 8 10, इस तरह के जो भी ईयर्स होंगे वो आपके पास इवन में होते हैं। जैसा कि यहाँ पर 6 ईयर्स हैं तो ये इवन सीरीज़ है। तो आपने क्या करना है, फिर आप मिडिल वैल्यू को 0 नहीं कंसीडर कर सकते। फिर आपने यहाँ पर जो आपके पास 3 वैल्यूज़ हैं और 3 वैल्यूज़ हैं उसकी जो मिड की 2 वैल्यूज़ हैं उसको आपने -1 और 1 कंसीडर करना है। 0 आप मिड में से स्किप कर देते हैं, ये आ जाएगा -1, फिर -3, फिर -5, और नीचे वाली वैल्यूज़ आ जाती है 1 3 5 एंड सो ऑन। यह ये है आपके पास लीस्ट स्क्वायर इक्वेशन में अगर हमारे पास ईयर्स आए इवन या ऑड के, तो आपने कोडेड वैल्यूज़ किस तरह से असाइन करनी है। नेक्स्ट अब हम लोगों के पास इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन है कि अगर आपके पास समीशन x इज इक्वल टू 0 यानी कि कोडेड वैल्यूज़ की जो आपके पास सम है वो 0 आ जाएगा, तो आपके पास जो नॉर्मल इक्वेशंस है उसमें भी जो जहाँ समीशन x है वो रिड्यूस हो जाएगा, उसकी जगह पर आप 0 पुट कर देंगे। जैसा कि आपके पास फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन थी समीशन y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समीशन एक्स, तो इस समीशन x की जगह पर जब आप 0 पुट कर देंगे तो आपके पास जो फर्स्ट इक्वेशन है वो रिड्यूस होकर बन जाएगी समीशन y इज इक्वल टू एन ए, और जो सेकंड इक्वेशन है वो रिड्यूस होकर बन जाएगी समीशन एक्स वाई इज इक्वल टू बी समीशन एक्स स्क्वायर। यहाँ से a और b की वैल्यू इजीली निकल आ सकती है। a का आपके पास यहाँ पर आंसर यहाँ पर फॉर्म बन जाएगी समीशन y डिवाइडेड बाय n, और b की फॉर्म बन जाएगी समीशन एक्स वाई डिवाइडेड बाय समीशन एक्स स्क्वायर। यहाँ तक इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। फर्स्ट इसका एडवांटेजेस है द एडवांटेजेस ऑफ मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। दिस मेथड इज मैथमेटिकली साउंड एंड इज देयरफॉर यूजफुल फॉर प्रिडिक्शन पर्पस। इट इज़ आल्सो एज ऑब्जेक्टिव मेथड। ये आपके पास एक मैथमेटिकल फॉर्म को लेकर चलती है जिससे आप जो कि बहुत फ़ायदेमंद है प्रिडिक्शन पर्पस के लिए, जिसको आप ऑब्जेक्टिव मेथड भी कह सकते हैं। नेक्स्ट इसके डिसएडवांटेजेस हैं। नंबर 1 है डिसएडवांटेजेस। इट इज़ समटाइम डिफ़िकल्ट टू चूज़ आ प्रॉपर मैथमेटिकल इक्वेशन। समटाइम्स ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि हमने इसमें कौन से मैथमेटिकल इक्वेशंस पुट करनी है, क्योंकि वो समटाइम्स हमें नहीं बताते कि आपने इसमें पैराबोला यूज़ करना है, एक्सपोनेंशियल यूज़ करना है या फिर स्ट्रेट लाइन। तो तब आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा चूज़ करना कि आपने बेसिक में कौन सी इक्वेशन इस क्वेश्चन में यूज़ करनी है।
नेक्स्ट है इसका सेकंड डिसएडवांटेजेस इन केस ऑफ नॉन लीनियर ट्रेंड। अगर आपके पास नॉन लीनियर ट्रेंड हो किसी केस में, द मेथड में इन्वॉल्व हैवी कैलकुलेशंस, तो आपके पास उस कैलकुलेशंस को सॉल्व करना बहुत लंबा हो जाएगा। लेट्स सपोज कि अगर आपके पास लीनियर ट्रेंड यानी कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन नहीं है, आपके पास पैराबोला या एक्सपोनेंशियल कर्व है, तो आपने पैराबोला में ए को भी लेकर चलना है, बी को भी लेकर चलना है, सी को भी लेकर चलना है, और एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में आपके पास लॉग आ जाएगा, क्योंकि आपके पास ई की पावर में वैल्यूज़ आ जाएंगी, तो आपने उसको उस तरह से लेकर चलना है, तो वो आपके लिए बहुत लंबी इक्वेशंस बन जाएंगी। तो पैराबोला या फिर एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस हो, उन लाइन को हम लोग नॉन लीनियर ट्रेंड कहेंगे। लेकिन अगर आपके पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो तो हम उसको कहेंगे लीनियर ट्रेंड या लीनियर इक्वेशन। अब हम लोग इसी टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्पल नंबर 13.5 को स्टार्ट करते हैं, ताकि आपको ये टॉपिक ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल नंबर 13.5 है बुक के पेज नंबर 488 पे, जिसकी आपके पास स्टेटमेंट है, डिटरमाइन द ट्रेंड लीनियर बाय द लीस्ट स्क्वायर मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, प्लॉट द एक्चुअल वैल्यूज़ एंड द लीनियर ट्रेंड ऑन द सेम ग्राफ। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने इस क्वेश्चन में मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर सॉल्व करना है, किसके अकॉर्डिंग, ट्रेंड लाइन यानी कि लीस्ट स्क्वायर के अकॉर्डिंग। अब इन्होंने यहाँ पर खुद ही बता दिया कि आपने यहाँ पर लीस्ट स्क्वायर के अकॉर्डिंग ट्रेंड लाइन को सॉल्व करना है, और आपने कोई सेकंड थर्ड इक्वेशन नहीं यूज़ करनी, आपने सिर्फ लीस्ट स्क्वायर की ही यहाँ पर स्ट्रेट लाइन की ही इक्वेशन यूज़ करनी है। उसके बाद जो आपके पास एक्चुअल वैल्यूज़ हैं उस ट्रेंड लाइन को यूज़ करते हुए आपने उन प्लॉट्स को ग्राफ में ड्रॉ करना है। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 13.5 को स्टार्ट करते हैं और इस पूरी एग्जाम्पल को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपके पास यहाँ पर एग्जांपल नंबर 13.5 में आपने इक्वेशन बतानी है कि आपने कौन सी यूज़ करनी है। वो हमने यूज़ करनी है स्ट्रेट लाइन की, जो कि है y = a + bx, जिसकी फर्दर 2 इक्वेशंस बन जाएंगी, समेशन y = na + b समेशन x और समेशन x y = a समेशन x + b समेशन x²। अगर हम लोगों के पास समेशन x का सम यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो हम यहाँ पर इस इक्वेशंस को रिड्यूस करके सिर्फ a और b की वैल्यूज़ निकाल लेंगे और फर्दर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले अब आपने क्या करना है कि आपके पास क्वेश्चन में ईयर्स 1995 से लेकर 2003 तक वैल्यूज़ गिवन है, और प्राइजेज़ यानी कि y की वैल्यूज़ गिवन है, जो कि 3, 6, 2, 10, 7, 9, 14, 12 और 18। अब आपने यहाँ पर वैल्यूज़ को कोडेड कर लेना है। कोडेड का मतलब है कि आपने यहाँ पर इसको असाइन करना है। सबसे पहले आपने x का कॉलम बनाना है, उसके बाद x² का, फिर xy का और फिर y हैट का। y हैट का क्यों आपने बनाना है कि आपने इन वैल्यूज़ को a और b की पुट करनी है, और यहाँ से आपके पास जो ट्रेंड लाइन वो आपने सॉल्व करनी है, यानी कि x की वैल्यूज़ भी पुट करनी है। तो आपने y हैट a और b का जो आंसर आएगा उसके साथ x की जितनी भी वैल्यूज़ होंगी उसको मल्टीप्लाई करके आपके पास यहाँ y हैट का कॉलम भी आएगा। अब सबसे पहले आपने देखना है कि ये आपके पास क्वेश्चन जो है ये आपके पास इवन का है या ऑड का। तो आपने अपने ईयर्स को काउंट कर लेना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये आपके पास जो ईयर है ये आपके पास है ऑड का। तो अब आपने इसका मिड कैसे करना है। ऑड में बहुत इजी है। सबसे पहले आपने देखना है कि आपके पास मिड वैल्यू कौन सी बन रही है। तो हमारे पास जो मिड वैल्यू बन रही है वो 1999 की बन रही है, 4 वैल्यूज़ ऊपर से और 4 वैल्यूज़ नीचे से। तो मिड की वैल्यू को आप 0 कंसीडर कर देंगे, और उससे ऊपर वाली वैल्यूज़ को आप -1, -2, -3 और -4 कर देंगे, और नीचे वाली वैल्यूज़ को 1, 2, 3, 4 जैसा कि मैंने आपको सिखाया है। अब नेक्स्ट आपने यहाँ पर देखना है कि क्या आपके पास समेशन x का जो सम है वो 0 आ रहा है। तो आपने -4 से लेकर +4 तक की वैल्यूज़ को काउंट करना है। तो इसका आपके पास जो सम है वो आपके पास 0 ही आ रहा है। तो जब आप इसको सम करेंगे इसका आंसर 0 ही आ रहा है। तो इसका मतलब है कि आपके पास जो 2 इक्वेशंस हैं ये रिड्यूस हो गई हैं, रिड्यूस होकर बन जाएंगे समेशन y = na, जिसमें से आपके पास जो a की फॉर्म है वो आ जाएगी समेशन y/n। अब इसका मतलब है यहाँ से आपको समेशन y का सम चाहिए, और n है आपके पास 9। तो जब आप ये वैल्यूज़ पुट करेंगे आपके पास यहाँ a का आंसर आ जाएगा, और उसके बाद फिर आपके पास जो b की इक्वेशन हो जाएगी वो भी रिड्यूस हो जाएगी, वो बन जाएगी समेशन xy = b समेशन x², जो कि b की आपके पास आ जाएगी समेशन xy / समेशन x²। तो उसके लिए आपको इन 2 कॉलम्स के सम चाहिए यहाँ से। अब हम लोग समेशन y, समेशन x², समेशन xy, इन तीनों कॉलम्स को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। x² के लिए क्या करना है कि आपने यहाँ पर जितने भी x की वैल्यूज़ है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, नेक्स्ट 9, नेक्स्ट 4, 1, 0, 1, 4,
9 और 16। आपने इस तरह से सारी वैल्यूज़ को स्क्वायर कर लेना है, सम कर लेना है। और एक्स वाई के लिए आपने -4 को 3 से, -3 को 6 से, -2 को 2 से, -1 को 10 से, 0 को 7, 1 को 9, 14 को 2, 12 को 3 और 18 को 4 से मल्टीप्लाई करना है और आपके पास यहाँ पर समेशन एक्स वाई का भी सम आ जाएगा। अब हम लोग इन तीनों के सम्स और इन कॉलम्स को सॉल्व कर लेते हैं और यहाँ से ए और बी की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर जब आपने तीनों कॉलम्स को सॉल्व कर लिया तो आपके पास समेशन वाई का जो सम है वो आ गया 81, समेशन एक्स 0 आ गया है, समेशन एक्स स्क्वायर आ गया 60 और समेशन एक्स वाई आ गया 101। अब जब हमने ए में वैल्यूज़ पुट की तो आपके पास यहाँ पर ए का आंसर आ गया 9। अब नेक्स्ट हम लोगों के पास जो बी की भी इक्वेशन है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो जब हमने बी की इक्वेशन रिड्यूस की तो वो बन गई समेशन एक्स वाई इक्वल्स टू बी समेशन एक्स के। बी की आपके पास फॉर्म बन जाएगी समेशन एक्स वाई डिवाइड बाई समेशन एक्स के। जो आप वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.7। अब यहाँ पर जो आपके पास जो ट्रेंड लाइन थी वाई इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स, जब आप इसमें वैल्यूज पुट करेंगे ये आपके पास बन जाएगी 9 + 1.7x। अब उसके बाद अब आपने क्या करना है कि आप यहाँ पर एक कॉलम क्रिएट करेंगे वाई हैट इक्वल्स टू 9 + 1.7x। अब यहाँ 1.7 की हर वैल्यूज़ को आपने x की वैल्यू से मल्टीप्लाई करते जाना है और 9 के साथ ऐड करना है। तो आपके पास यहाँ पर वाई हैट की पूरी इक्वेशन आ जाएगी जिसका आप सम कर लेंगे। और उसके बाद अब आपने यहाँ पर ये कॉलम कंप्लीट करने के बाद हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है? ग्राफ दो तरह से ड्रॉ होंगे, एक वाई की एक्चुअल वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग ईयर्स के कि कौन कौन सी ईयर्स पे वाई की कौन कौन सी एक्चुअल वैल्यूज़ आ रही हैं उसके अकॉर्डिंग एक ड्रॉ होगा एक लाइन, और दूसरा आपके पास जो ट्रेंड लाइन आएंगी वाई हैट की जो वैल्यूज़ आएंगी उसके अकॉर्डिंग हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से वाई हैट के पूरे कॉलम को सॉल्व करके फिर मैं आपको ये कॉलम दिखाती हूँ। अब यहाँ पर मैंने वाई हैट वाला कॉलम कंप्लीट कर लिया है। सारी वैल्यूज़ को सबसे पहले आपने 1.7 को मल्टीप्लाई करवाना है -4 से, उसके बाद 9 से जब आपने ऐड करना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2.2 और इस तरह से आपके पास सारी वैल्यूज़ आ जाएगी। जब आप इसका सम करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 81। अब नेक्स्ट हम लोगों ने ड्रॉ करना है ग्राफ। ग्राफ सबसे पहले किस तरह से ड्रॉ करना है कि आपके पास जो एक्चुअल वैल्यूज़ हैं वाई की 1995 पर जो वाई की वैल्यू है एक्चुअल जो कि क्वेश्चन में आपको गिवन है वो है 3। तो यहाँ पर हमने 3 प्लॉट किया, देन 6, देन 2, देन 10, 7, 9, 14, 12 और 18। यहाँ पर ये वाली आपने ऐड के लिए यहाँ पर की में आप मेंशन करेंगे कि आपके पास इस तरह की जो लाइंस हैं उसको आप लोग कहेंगे ओरिजिनल वैल्यूज़। और उसके बाद ये मेंशन करना आपके लिए क्यों ज़रूरी है टाइम सीरीज़ में, क्योंकि आपके पास एक ग्राफ में बहुत सी चीज़ें प्लॉट हो रही हैं। तो इस तरह से ये पता चल जाता है ये मेंशन करने से कि ये वाली लाइन किस चीज़ के लिए है। नेक्स्ट अब हमने प्लॉट करनी है ट्रेंड लाइन की। अब 1997 पर जो वाई हैट जो भी अभी हमने सॉल्व किया है उसकी वैल्यू आ रही है 2.2। तो 2.2 आप लोग प्लॉट करेंगे यहाँ पर। उसके बाद जो 1996 पर जो वैल्यू है वो है 3.9। 3.9 का मतलब है कि ये 4 से थोड़ा सा नीचे को आएगा। तो इस लाइन को आप लोग डैशेस फॉर्म में ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पर मेंशन करेंगे कि आपके पास इस तरह की जो लाइन है डैशेस फॉर्म में उसको आप लोग कहेंगे कि ये आपके पास ट्रेंड लाइन की जो आपके पास ट्रेंड लाइन की है ये इस लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। 1997 पर आपके पास वैल्यू है 5.6, यहाँ पर आप ड्रॉ करेंगे 5.6, इस लाइन को भी आप अटैच कर देंगे। उसके बाद है 7.3, 7.3 आपके पास आ जाएगा इस जगह पर, 7.3 को भी आप ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद 1999 पर है 9 आप ड्रॉ कर लेंगे। ये आपके पास ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये जो आपके पास ट्रेंड लाइन बनेगी वो बनेगी स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये आपके पास ट्रेंड लाइन स्ट्रेट का ही इक्वेशन हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन होती है वो स्ट्रेट ही होती है, तो यहाँ पर अब आपके पास स्ट्रेट ही आएगी। अब मैं इस पूरी लाइन को कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। इस तरह से आपने ओरिजिनल वैल्यूज़ और ट्रेंड वैल्यूज़ का ग्राफ भी कंप्लीट कर लेना है। ओरिजिनल वैल्यूज़ को मैंने प्लॉट कर दिया कि वो किस तरह से हैं और जो डॉटेड फॉर्म में है वो लाइंस आपके पास ट्रेंड वैल्यू है। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 13.5 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट अब हम इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्पल नंबर 13.6 स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 13.6 है बुक के पेज नंबर 489 पे, जिसकी आपके पास स्टेटमेंट है यूज़ द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर्स to determine the linear trend line for the data in example number 13.1, compute the trend values and make an estimate of the values of bags of fertilizer sold in the first and second quarters of 2005। सबसे पहले आपने इस क्वेश्चन में मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर सॉल्व करना है ट्रेंड लाइन लीनियर ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग, जो कि आपने एग्जांपल यूज़ करनी है
13.1 के डाटा की, यानी कि एग्जाम्पल नंबर 13.1 में जो आपको डाटा दिया हुआ है वही डाटा आपने एग्जाम्पल नंबर 13.6 इस एग्जाम्पल में यूज़ करना है और आपने यहाँ पर स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उसके बाद आपने यहाँ पर ट्रेंड वैल्यूज़ निकाल लेनी है। ट्रेंड वैल्यूज़ का मतलब है y इक्वल टू a प्लस बी एक्स वाला। यहाँ पर x की वैल्यूज़ को b से मल्टीप्लाई करवाएंगे और a के साथ ऐड करते जाएंगे तो आपके पास यहाँ पर y हैट की वैल्यू आ जाएगी। y हैट की वैल्यू आने के बाद आपने यहाँ पर क्या करना है कि 2005 का जो क्वार्टर्स हैं, 2005 का जो ईयर है उसमें फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर की वैल्यू को आपने खुद से सॉल्व करना है। यहाँ पर आपके पास जो डाटा मौजूद है एग्जाम्पल नंबर 13.6 में वो 2004 तक के ईयर्स के अकॉर्डिंग मौजूद है। 2005 के लिए आपने खुद से एस्टिमेट करके इसको सॉल्व करना है। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 13.6 को स्टार्ट करते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमने इस एग्जाम्पल को कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो डाटा आपके पास एग्जाम्पल नंबर 13.1 में मौजूद है वही डाटा आपने इस क्वेश्चन में यूज़ करना है। तो वही डाटा आप यहाँ पर लिख लेंगे। तो मैंने यहाँ पर ईयर्स 2001, 2002, 2003 और 2004 के लिखी हैं, जिसके हर एक ईयर्स के 4 क्वार्टर्स हैं। उसके बाद जो y की वैल्यूज़ आपको क्वेश्चन में गिवन है वो भी मैंने यहाँ पर लिख ली है। अब सबसे पहले आपने ये एज्यूम करना है कि ये आपके पास जो है इवन डाटा है या ऑड। इस क्वेश्चन में आपने यूज़ करना है स्ट्रेट लाइन जो कि है y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, जिसमें आपके पास अगर समीशन x की वैल्यूज़ 0 आ जाती हैं तो ये रिड्यूस हो जाएगी जो कि बन जाएगी समीशन y इक्वल टू n है और ये बन जाएगी समीशन x y इक्वल टू b समीशन x स्क्वायर। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें x स्क्वायर चाहिए, x y चाहिए और y हैट चाहिए, जिसमें a और b की वैल्यू को आप यहाँ लिखेंगे और फिर b की हर वैल्यूज़ को x की वैल्यू से मल्टीप्लाई करके a के साथ ऐड करते जाएंगे तो आपके पास y हैट आ जाएगा। अब यहाँ पर आपने ईयर्स काउंट करने हैं कि ये आपके पास इवन के हैं या ऑड के। तो काउंट करना स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये आपके पास जो 16 वैल्यूज़ आ गई हैं तो ये आपके पास इवन सीरीज़ का डाटा है। अब इवन सीरीज़ के अकॉर्डिंग जिस तरह से मैंने आपको सिखाया है वैल्यूज़ लेना, अब मैं आपको वो बताती हूँ कि कैसे हम लोगों ने इवन में वैल्यूज़ लेनी है। ऑड वाला जो है वो मेथड मैं आपको सिखा चुकी हूँ, अब मैं आपको इवन वाला सिखाती हूँ। अब इवन के लिए आपके पास 16 वैल्यूज़ हैं। 16 के लिए अब आपने क्या करना है कि इसकी मिड वैल्यू आपने एस्टिमेट करनी है। तो 1 2 3 4 और दूसरे 2004 की भी 4, नेक्स्ट 5 6 7 5 6 7, यहाँ से भी ऊपर से 7 वैल्यूज़ आ गई और यहाँ तक भी आपके पास नीचे से 7 वैल्यूज़ आ गई। अब जो मिड वैल्यू बन रही है वो 2002 की 4th क्वार्टर और 2003 का 1st क्वार्टर आ रही है। तो अब आपने यहाँ पर वैल्यू कौन सी लेनी है, जैसा कि मैंने आपको सिखाया था कि इवन वैल्यूज़ में आपके पास जब आपने कोडेड वैल्यूज़ असाइन करनी है तो आपने 0 को स्किप कर देना है, बल्कि आप यहाँ पर लिखेंगे +1 और यहाँ पर -1। अब इस -1 से ऊपर जितनी भी वैल्यूज़ आप लिखेंगे वो नेगेटिव की आएंगी और इस 1 से नीचे जितनी भी वैल्यूज़ आप लिखेंगे वो पॉजिटिव की आएंगी। नेक्स्ट अब आपने यहाँ पर एक के गैप से लिखना है। इवन में एक का गैप आ जाएगा, जबकि ऑड में ऐसा नहीं होता। ऑड में 0 मिड आ जाता है तो आपने सब वैल्यूज़ को सीक्वेंस से लिखना है, जबकि इवन में आपने क्या करना है कि ये -1 आ गया, ये -3 आ जाएगा, ये -5 आ जाएगा, ये -7 आ जाएगा, ये -9 आ जाएगा, ये -11 आ जाएगा, ये -13 आ जाएगा, ये -15 आ जाएगा। अब इसी तरह से यहाँ पर ये आ जाएगा 3, ये पॉजिटिव का आ जाएगा 3 5 7। इसी तरह से आगे वैल्यूज़ आ जाएगी 9 11 13 और 15। अब यहाँ पर अब आपने देखना है कि आपके पास क्या इन सारी वैल्यूज़ को ऐड करके समीशन x का जो सम है वो 0 आ रहा है या नहीं। तो अब आपने यहाँ पर 1 बाय 1 इन सारी वैल्यूज़ को काउंट करना है और देखना है आपके पास समीशन x का जो सम है वो 0 है या नहीं। अगर 0 है तो ये आपके पास जो इक्वेशन है वो दोनों ये रिड्यूस हो जाएंगी। अब आपके पास जो समीशन x का सम है वो 0 आ गया। इसका मतलब है कि आपके पास जो इक्वेशंस हैं, 2 इक्वेशन समीशन y इज इक्वल टू na बन जाएगी और दूसरी बन जाएगी समीशन x y इज इक्वल टू b समीशन x स्क्वायर। यहाँ से आपके पास एक ही वैल्यू आ जाएगी समीशन y बाय n, जहाँ पर आप समीशन y की जो फॉर्म है वो है 1913, वो पुट करेंगे डिवाइडेड बाय n। जो n है वो आपके पास 16 वैल्यूज़ हैं, तो यहाँ से आपके पास a का आंसर आ जाएगा। और b की फॉर्म बनेगी समीशन x y बाय समीशन x स्क्वायर, तो यहाँ पर आप b की वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपके पास b का आंसर भी आ जाएगा। अब यहाँ से जो हमारे पास x स्क्वायर और x y का सम है, अब हम लोग वो सॉल्व कर लेते हैं, उन दोनों के सम्स भी कंप्लीट कर लेते हैं।
अब यहाँ से हमने समेशन एक्स स्क्वायर का भी सम सॉल्व कर लिया है जिसका सम आ रहा है 1360 और समेशन एक्स वाई का भी जिसका सम आ रहा है 3749। जब हमने ए को सॉल्व किया ए की वैल्यू आ जाएगी 119.56 और बी को जब आपने सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2.76। अब आपके पास जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है a प्लस बी एक्स, तो यहाँ पर आपने a और b की वैल्यू पुट की तो आपके पास यहाँ पर y हैट की फॉर्म आ गई। अब आपने सॉल्व करना है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन के लिए आपने क्या करना है कि आपने 2.76 के साथ x की यानी कि कोडेड वैल्यूज़ की जितने भी वैल्यूज़ हैं उन सबको मल्टीप्लाई करवाना है 119.56 के साथ ऐड करते जाना है। तो आपके पास y हैट का पूरा कॉलम आ जाएगा जिसका आप यहाँ से सम कर लेंगे। वो सम करने के बाद आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पर लिखना है इन 2005 आपने सॉल्व करना है फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर की वैल्यू। फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर की वैल्यू आपने किस तरह से सॉल्व करनी है कि आपके पास जो यहाँ पर वाई हैट की फॉर्म आ गई है। अब इस जगह पर इस एक्स की जगह पर आपने फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर की 1 2 वैल्यूज़ पुट करनी है तो आपके पास 2 वाई हैट आ जाएंगे 2005 के। तो यहाँ पर जो आपके पास वैल्यूज़ गिवन है वो 2004 की जो गिवन है वो फोर्थ क्वार्टर तक गिवन है। 2005 की हमने खुद से एज्यूम करनी है। सबसे पहले अब हम लोग वाई हैट का कॉलम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसमें कैसे वैल्यूज़ को पुट करना है। अब इस तरह से आपके पास जो वाई हैट का कॉलम है वो भी कंप्लीट हो जाएगा जिसकी सारी वैल्यूज़ मैंने लिख ली है। फर्स्ट आया 78.2। अब 78.2 किस तरह से आपने 2.76 बी की वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाना है -15 से और 119.56 से ऐड कर देना है तो आपके पास 78.2 आ जाएगा। इसी तरह से आपने सारी वैल्यूज़ को लिख लेना है और यहाँ पर आपके पास समेशन वाई हैट का सम आ जाएगा 1913। ये आपके पास समेशन वाई हैट का सम आ गया। अब आपने सॉल्व करना है यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर की 2005 के अकॉर्डिंग वैल्यूज़। अब लेट सपोज अगर आपके पास यहाँ पर इसके बाद कोई और वैल्यू होती, कोई और क्वार्टर होता तो यहाँ पर 9, 11, 13, 15। अब इसके बाद अगेन अगर आपने 2 वैल्यूज़ और लिखनी है तो एक एक के गैप से यहाँ पर अगर लेट सपोज 2005 का फर्स्ट क्वार्टर होता तो यहाँ वैल्यू बनती 17। तो 17 आप लिख लेंगे यहाँ पर और उसके बाद अगर 17 के बाद भी अगर आपके पास कोई और वैल्यू होती, मैं यहाँ पर आपको बनाकर दिखा देती हूँ। अगर आपके पास 2005 का 1, 2, 3 या फिर 4 क्वार्टर्स होते और अगर आपने इनकी कोई x की वैल्यूज़ असाइन करनी थी तो 15 के बाद एक एक के गैप से आपके पास नेक्स्ट वैल्यू आती 17, नेक्स्ट वैल्यू आती है आपके पास 19, 19 की वैल्यू आती है उसके बाद 21 और उसके बाद आपकी वैल्यू आती 23। तो अगर हम लोग 2005 का फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर यूज़ कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग एक्स की फ़र्स्ट वैल्यू आ जाएगी फर्स्ट की क्वार्टर के लिए 17 और नेक्स्ट के लिए 19। अब यहाँ पर आपने 17 को 2.76 से मल्टीप्लाई करवाना है और 119.56 से ऐड कर देना है और यहाँ पर 2.76 को आपने 19 से मल्टीप्लाई करवा देना और 119.56 से ऐड कर देना है तो आपके पास यहाँ पर वाई हैट के 2 आंसर्स आ जाएंगे। अब यहाँ पर जब आपने फर्स्ट क्वार्टर को सॉल्व किया तो फर्स्ट क्वार्टर की वैल्यू आ गई वाई हैट की 166.5 नंबर ऑफ बैग्स और सेकंड क्वार्टर के अकॉर्डिंग वाई हैट की वैल्यू आ जाएगी 172 बैग्स। यहाँ तक एग्जाम्पल नंबर 13.6 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 13.7। नेक्स्ट अब हमने सॉल्व करनी है एग्जाम्पल नंबर 13.7 जिसकी आपके पास स्टेटमेंट है फिट अ सेकंड डिग्री ट्रेंड कर्व पैराबोला टू द फॉलोइंग डाटा एंड कंप्यूट द ट्रेंड वैल्यू। सबसे पहले आपने इस क्वेश्चन में भी इन्होंने खुद बता दिया कि आपने यहाँ पर अब लीनियर ट्रेंड नहीं सॉल्व करना, अब आपने सॉल्व करना है यहाँ पर सेकंड डिग्री ट्रेंड कर्व, सेकंड डिग्री ट्रेंड कर्व जो कि है पैराबोला। आपने यहाँ पर पैराबोला की इक्वेशन यूज़ करनी है। पूरे क्वेश्चन को आपने पैराबोला के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। 3 नॉर्मल इक्वेशंस बनेंगी क्योंकि आपके पास जो पैराबोला की फॉर्म होती है वो होती है y = a + bx + cx²। यहाँ पर a, b और c 3 वैल्यूज़ आएंगी। 3 वैल्यूज़ सॉल्व करने के बाद आपके पास जो y हैट की ट्रेंड वैल्यूज़ की जो इक्वेशंस हैं आपने यहाँ पर x की वैल्यूज़ को पुट करना है और x² की भी वैल्यूज़ को पुट करना है तो आपके पास यहाँ पूरा एक ट्रेंड वैल्यूज़ यानी कि y हैट का कॉलम आ जाएगा। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 13.7 को स्टार्ट करते हैं और इस पूरी एग्जाम्पल को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 13.7 में सबसे पहले आपके पास जो इक्वेशन है वो है सेकंड डिग्री पैराबोला की यानी कि y हैट = a + bx + cx²। अब यहाँ से आपको 3 नॉर्मल इक्वेशंस निकालनी है जो कि मैंने आपको बहुत बार निकालना भी सिखाया हुआ है चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12 में। ये 3 इक्वेशंस आ जाएंगी। अब सबसे पहले अब आपको चाहिए इन सारे इक्वेशंस, इन तीनों इक्वेशंस के अकॉर्डिंग
आपको इन सब के सम्स चाहिए। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में ईयर्स और वाई के कॉलम गिवन है, आपने यहाँ पर वैल्यूज़ को पहले असाइन करना है कि वैल्यूज़ आपके पास कोडेड वैल्यूज़ जो हैं आपके पास वो इवन की हैं या ऑड की इवन की निकालने के बाद अगर आपके पास यहाँ पर लेट सपोज ऑड सम्स जो हैं समेशन एक्स क्यूब, अगर आपके पास इसके बाद भी समेशन एक्स वाई यानी कि ऑड सम्स जितने भी होंगे अगर आपके पास वो ज़ीरो आ जाएंगे लेट सपोज, तो आपके पास जो 3 नॉर्मल इक्वेशंस हैं ये रिड्यूस हो जाएंगी। किस तरह से? ये बन जाएंगी समेशन वाई इज इक्वल टू एन ए प्लस सी समेशन एक्स स्क्वायर, इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर 4। इन 3 अगर आपके पास ये ज़ीरो होती हैं तो आपने ये यूज़ करना है, वरना आप यही इक्वेशंस यूज़ करते हैं और मोस्टली केस में ज़ीरो होती हैं तो आपके पास ये ज़ीरो ही आएगी अभी भी। तो ज़ीरो हो जाएगी तो आपके पास ये रिड्यूस होकर ये इक्वेशन बन जाएगी। उसके बाद जो सेकंड इक्वेशन बनेगी वो आएगी समेशन एक्स वाई इज इक्वल्स टू बी समेशन एक्स स्क्वायर, क्योंकि जो समेशन एक्स वाई है और समेशन एक्स क्यूब ये ऑड की सीरीज़ है, ये ज़ीरो होने से तो आपके पास यहाँ पर इजीली बी का आंसर निकल आएगा। बी का आंसर किस तरह से निकलेगा? बी की आपके पास फॉर्म बन जाएगी समेशन एक्स वाई डिवाइडेड बाय समेशन एक्स स्क्वायर, जहाँ से आप इजीली बी की वैल्यू निकाल लेंगे और आपके पास नेक्स्ट इक्वेशन आ जाएगी समेशन एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू ए समेशन एक्स स्क्वायर प्लस सी समेशन एक्स 4, जिसको आप कह देंगे इक्वेशन नंबर 6। इन 4, 5, 6 इक्वेशंस के अकॉर्डिंग अब यहाँ पर आपको सबसे पहले चाहिए समेशन वाई का सम, समेशन एक्स स्क्वायर का सम, समेशन एक्स वाई, समेशन एक्स स्क्वायर, समेशन एक्स स्क्वायर वाई, समेशन एक्स स्क्वायर और समेशन एक्स 4 का सम। लेकिन उसके भी पहले आपको यहाँ से समेशन एक्स क्यूब और समेशन एक्स स्क्वायर चेक करना है कि वो ज़ीरो है या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग वैल्यूज़ को असाइन कर देते हैं कि आपके पास यहाँ पर जो कोडेड वैल्यूज़ हैं इवन या ऑड कि वो क्या क्या आती हैं और क्या इनके सम ज़ीरो आ रहे हैं या नहीं। अगर ज़ीरो आ रहे हैं तो आपने ये वाली जो आपके पास रिड्यूस होकर इक्वेशंस बनी हैं आपने ये वाली यूज़ करनी है, रिड्यूस के बाद वाली। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, अपने डाटा पर आ जाते हैं। तो हम लोग के पास जो डाटा है वो है 1931, 1933, 1935, 1937, 1939, 1941, 1943 और 1945 का वैल्यूज़ आपके पास 96 से लेकर 289 तक वैल्यूज़ गिवन है, जिसका सम मैंने कर लिया जो कि है 1219। अब आपने देखना है, काउंट करना है ये इवन सीरीज़ है या ऑड। काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये आपके पास इवन सीरीज़ है। इवन सीरीज़ उसी तरह से आपने देखना है कि मिड वैल्यू कौन सी है। तो ये आपके पास जो 1937 और 1939 है ये आपके पास मिड वैल्यूज़ हैं, जिसको आप वैल्यूज असाइन करेंगे बन जाएगा -1 1, ये आ जाएगा 3 5 और 7, ऊपर वाली आ जाएगी -3 -5 और -7। अब आपने इसका सम करके देखना है कि क्या इसका सम ज़ीरो आ रहा है। अगर ज़ीरो आ रहा है तो एज इट इज़ हमें पता चल जाएगा कि एक्स क्यूब का भी जो आपके पास सम आएगा वो भी आ जाएगा ज़ीरो। तो इसका जो सम है वो आपके पास आ रहा है ज़ीरो। तो इसका मतलब है कि आपने रिड्यूस्ड वाली जो इक्वेशंस है वो यूज़ करनी है। अब नेक्स्ट आपने यहाँ पर एक्स स्क्वायर का सम कर लेना है, ये बन जाएगा 49 25 9 1 1 9 25 और 49। और उसके बाद आपने एक्स क्यूब का कर लेना है, उसके बाद आपने एक्स 4 निकाल लेना है, उसके बाद आपने यहाँ पर निकाल लेना है, आपको चाहिए यहाँ पर एक्स वाई का सम, आपने यहाँ पर एक्स वाई निकाल लेना है और एक्स वाई के बाद आपको चाहिए एक्स स्क्वायर वाई। तो इन सारे कॉलम्स को अब हम लोग 1 बाय 1 सॉल्व कर लेते हैं और इन सारों के सम्स की जो वैल्यूज़ हैं वो एक इक्वेशन नंबर 4 5 6 में पुट कर देते हैं और देखते हैं हमारे पास ए बी और सी के क्या आंसर्स आ रहे हैं। यहाँ पर से अब सारे कॉलम्स मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। यहाँ पर समेशन वाई का जो आपके पास सम है वो है 1219, समेशन एक्स का सम है 0, समेशन एक्स स्क्वायर का सम है 168, समेशन एक्स क्यूब का सम है 0, समेशन एक्स 4 का सम है 6216, समेशन एक्स वाई का सम है 2601, समेशन एक्स स्क्वायर वाई का सम है 30995। अब इन सारी वैल्यूज़ को जो आपके पास जो सम आ गए हैं अब आपने इक्वेशन नंबर 4 5 6 में पुट करने हैं। तो यहाँ पर जब आपके पास समेशन एक्स और समेशन एक्स क्यूब जो है वो 0 आ गए हैं तो अब आपने यहाँ पर रिड्यूस्ड वाली जो इक्वेशन थी वो यूज़ करनी थी। अब यहाँ पर इक्वेशन 5 की सबसे पहले हम यूज़ करेंगे ताकि ईजिली हम बी की आंसर निकाल सकें। इक्वेशन 5 में जो बी की समेशन एक्स वाई का जो सम है वो है 2601 और समेशन एक्स स्क्वायर का जो सम है वो है 168। तो यहाँ पर से जो बी का आंसर आ जाएगा वो है 15.48। अब इक्वेशन नंबर 4 और 6 में जब आप वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये 2 इक्वेशंस आ जाएंगी। अब आपने यहाँ पर इक्वेशन नंबर 4 को मल्टीप्लाई करवाना है आपने 168 के साथ और इक्वेशन नंबर जो आपके पास 6 है उसको मल्टीप्लाई करवाना है आपने 8 के साथ, ताकि आपके पास 2 इक्वेशंस आ सकें और उसको सॉल्व करने से आपके पास सी और ए का आंसर आ सके।
अब जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी, जिसको सॉल्व करने से आपके पास सी का आंसर आ गया 2.007। और इस सी के आंसर को आप इक्वेशन नंबर 4 या इक्वेशन नंबर 5 दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास ए का आंसर आ जाएगा 110.217875। अब यहाँ पर से ए, बी और सी तीनों के आंसर्स आपके पास आ चुके हैं। अब आपके पास जो पैराबोला की इक्वेशन थी अब आपके पास वो है वाई हैट इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। ए का आंसर पुट करेंगे, बी का आंसर पुट करेंगे और सी का आंसर पुट करेंगे तो आपके पास ये वाई हैट की फॉर्म आ चुकी है। तो अब आपने यहाँ पर ट्रेंड लाइन सॉल्व करनी है। ट्रेंड लाइन किस तरह से कि आपने यहाँ पर x 15.48 को x की वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाना है और 2.007 को x स्क्वायर से, तो आपके पास ये पूरा कॉलम आ जाएगा और समेशन वाई हैट का आपने यहाँ पर आंसर सॉल्व कर लेना है। अब हम लोग ये पूरा कॉलम कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब यहाँ पर ये पूरा कॉलम मैंने कंप्लीट कर लिया है, जिसको सॉल्व करने से आपके पास यहाँ पर वाई हैट का जो सम है 1218। बेसिकली ये हम ट्रेंड लाइन हर क्वेश्चन में क्यों सॉल्व कर रहे हैं, वेरिफिकेशन चेक के लिए कि आपके पास जो समेशन वाई का सम है वही समेशन वाई हैट का सम आना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल नंबर 13.5 में भी आपके पास वाई और वाई हैट दोनों के सम इक्वल्स थे। एग्जांपल नंबर 13.6 में आपके पास समेशन वाई का सम था 1913 और समेशन वाई हैट का भी सम था 1913। तो इसका मतलब है ये क्वेश्चन आपने बिल्कुल ठीक सॉल्व किया। और यहाँ पर एग्जांपल नंबर 13.7 में आपके पास समेशन वाई का जो आंसर है वो है सम है वो है 1218 और यहाँ पर जो वाई हैट का आपने सॉल्व किया है उसको सॉल्व करने से भी जो आपका सम है वो आ रहा है 1219। तो इसका मतलब है कि ये भी क्वेश्चन आपने ठीक सॉल्व किया। और यहाँ पर आपके पास जो ट्रेंड लाइन और एग्जाम्पल नंबर 13.7 जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। और आज का हमारा टॉपिक भी यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। आज की वीडियो के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।